नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। साध्वी बाईसा की जिस तरह से मौत हुई है उसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। मौत के 4 घंटे बाद एक पोस्ट होती है जिसमें यह कहा जाता है कि मैं जब मरूंगी तभी लोगों को सच का पता चलेगा। यह अग्नि परीक्षा है। क्या अग्नि परीक्षा थी? और जोधपुर में जिस तरह से साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को लेकर, जैसे मैंने बताया, सस्पेंस भी बरकरार है। इसको लेकर पुलिस का बयान भी सामने आ गया। पुलिस का कहना है कि इंजेक्शन जो दिया गया उसके बाद तबीयत बिगड़ी। सवाल यह है कि क्या किसी ने, वो कंपाउंडर कहाँ है जिसने ये इंजेक्शन दिया और उसके कुछ ही मिनटों के बाद तबीयत बिगड़ गई? उसमें ऐसा क्या था? और उसके बाद जो पोस्ट आई उसका क्या मर्म है? प्रवेश। देखिए चिराग जी, आप देखेंगे कि 27 जनवरी को साध्वी जो हैं वो अपना इस सत्संग करके लौटती हैं। आती हैं तो बीमार पड़ जाती है। 27 से उनकी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब होने लगती है, जो बताया जा रहा है आश्रम वालों के लोगों की तरफ से। अब 27 को बीमार थी, अचानक 28 को तबीयत बिगड़ी। 28 की रात को, मतलब अराउंड 3 या 4 बजे के बाद कंपाउंडर बुलाया जाता है, एक प्राइवेट कंपाउंडर। वो उन्हें एक इंजेक्शन देता है। अब उस कंपाउंडर को किसने बुलाया, ये इन्फॉर्मेशन अभी तक कहीं भी नहीं आई है। मतलब आश्रम के लोग ही होंगे, तो मतलब आश्रम के लोगों ने ही बुलाया होगा। मतलब ये बात तो साफ है। साध्वी उस समय होश में थी, ये भी बताया जा रहा है, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब थी। मतलब उनके होशो हवास में ये सब चीज़ें हो रही थी। हाँ, और वो इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी तबीयत और ख़राब हो गई। अभी तक ये सामने नहीं आया कि कौन सा इंजेक्शन लगाया गया है। जिस कंपाउंडर ने लगाया वो भी मीडिया के सामने नहीं आया। बताया जा रहा है पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, जो भी है। लेकिन पहले दिन तक कंपाउंडर के बारे में किसी को पता ही नहीं। अब क्या हो गया कि कोई किसी की मौत हो जाती है, अब उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। तो तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल में उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। हॉस्पिटल के डॉक्टर कहते हैं कि इनका पोस्टमार्टम करा लो। लेकिन उनके जो पिताजी हैं, मतलब उनके जो माने हुए पिताजी हैं, जिन्होंने उन्हें गोद लिया है, उन्होंने कहा नहीं, हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। वहाँ से वापस से वो लेकर निकलते, लेकिन हंगामा पड़ जाता है। पुलिस आ जाती है। फिर पुलिस जो एसीपी हैं वो खुद उन्हें लेकर जाती हैं पोस्टमार्टम के लिए। और उनके पिताजी वो हैं पोस्टमार्टम में जाने के लिए रेडी नहीं होते। फिर उन्हें लेकर जाया जाता है अपने साथ, बाद में मनाया जाता है, वो रेडी हो जाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जाता है। उनके पिताजी पहले मीडिया में से सबसे पहले बात करते हैं और वो एक चीज़ कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि कौन सा इंजेक्शन लगाया बता दीजिए। आप ये मान लीजिए कि आपने मेरी बेटी को मार दिया है, हाँ, लेकिन सच बोलिए। वो ये कहते हैं। मतलब उनके मन में भी ये संशय है और वो भी ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि उस इंजेक्शन लगाने के बाद इनकी बेटी की मौत हुई। लेकिन कंपाउंडर की ऐसी क्या दुश्मनी थी, वो क्यों मारेगा? ऐसे तमाम सवाल है कि क्यों मारेगा। किसी से लड़ाई हो गई, कुछ हो, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण, कोई नई चीज़ है। अब वो जो पोस्ट आता है, पोस्ट में एक चीज़ लिखी थी, अग्नि परीक्षा। वो किस अग्नि परीक्षा की बात करी? तो उन्होंने 6 महीने पहले हमारे संवाददाता से बात की थी और उन्होंने कहा था कि अगर मेरे चरित्र पर आप लोग लांछन लगा रहे हो तो मैं उसके लिए अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। मैंने तमाम साधु संत और जितने बड़े महात्मा हैं, शंकराचार्य, उनसे मैंने ये कहा कि एक समय निर्धारित कीजिए, जगह निर्धारित कीजिए, टाइम निर्धारित कीजिए। मैं उस समय पे वहाँ आऊँगी और अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरे चरित्र को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और वो चरित्र को लेकर सवाल भी, वो बाइट सुन लेते हैं जो उस वक्त साध्वी ने 6 महीने पहले क्या कहा था, ये सुनिए। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर साध्वी प्रेम बाईसा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर बोरानाडा थाना इलाके में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इस समय राजस्थान तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए खुद साध्वी प्रेम बाईसा हमारे साथ है। आइए इनसे बात करते हैं। बाईसा, ये पूरा वीडियो क्या मामला है? पूरा वीडियो आज से 4 साल पहले मेरे और मेरे पिताजी का सबके सामने गले मिलने का वीडियो बना करके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसकी मैंने पुलिस थाना बोरानाडा में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश हुआ। अब उन्होंने उस वीडियो को लेकर के और ब्लैकमेल करना शुरू किया और कहा कि 20 लाख रुपए लाओ, नहीं तो हम वीडियो को वायरल कर देंगे। मैंने पैसे नहीं दिए तो उन लोगों ने उस वीडियो को वायरल कर दिया, जिसकी रिपोर्ट मैंने आज अब पुलिस थाना में बोरानाडा में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है और जिन जिन लोगों ने वीडियो को गलत तरीके से पोस्ट किया है उन सब पर भी कार्रवाई होगी। तो आपने देखा, उन्होंने अपने आप को एक तरह से डिफेंड किया और ये कहा कि वो किसी भी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है। लेकिन अचानक 6 महीने का वक्त बीत जाता है और 29 तारीख को खबर आती है कि साध्वी की मौत हो गई। इंजेक्शन दिया गया था, उसके बाद तबीयत बिगड़ी और
कुछ ही मिनटों में मौत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि साध्वी के पास बहुत ज़्यादा पैसा था। साध्वी के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, वो भी उन्हें किसी ने दान में दी थी, और वो स्कॉर्पियो गाड़ी से ही उनके काफ़िले से वो चलती थी। और उनका एक आश्रम था जो कि ट्रस्ट के बिहाफ में वो आश्रम चलता था। 3 महले का आपने देखा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, एक तस्वीर में देख रहे होंगे, ज़्यादा बड़ा आश्रम नहीं था। 3 फ्लोर की 3 मंजिला एक इमारत थी छोटी सी, और उसी में था। नहीं तो आश्रम बहुत बड़े बड़े होते, इतना बड़ा आश्रम नहीं था। दूसरी चीज़ थी, बाल साध्वी थी, मतलब बचपन में 12 साल की उम्र से ये इन्होंने कथा करना शुरू कर दिया था। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ थी चिराग जी, ये किस वीडियो और किस की बात करी थी, अग्नि परीक्षा किस चीज़ की बात करी थी। तो 6 महीने पहले एक वीडियो वायरल होता है जो कि 1 साल पुराना था। वो एक कमरे का वीडियो जिसमें साध्वी जी सोई हैं, लेटी हैं, और उस केयर टेकर, उस एक महिला केयर टेकर उस रूम में है, और वो बेड सही कर रही है, बाकी रूम को सही कर रही है। तब तक उनके जो गुरुजी हैं, पिताजी, जो उनके माने हुए, उनको उन्होंने गोद लिया था, तो गोद लिए हुए उनके पिता हैं, वो आते और वो अपनी बेटी को ऐसे पुचकारते। पुचकारने के बाद वो उनको गले भी लगाते। वो अपने पिता को उठ के जाती है, वो मतलब जो साध्वी वो उठ के जाती है, गले लगाती है, और बाद में अपनी बेटी को उठाते हैं। और उस वीडियो को लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया। कितना कंटेक्स्ट, कितना टाइम का वायरल किया, उसको लेकर बहस छिड़ गई। अब वो उतना सा कंटेंट उनके टीम में एक साउंडमैन था जो उनकी टीम में काम करता था, साध्वी ने उन्हें निकाल दिया था, क्योंकि वो आश्रम में रह के बहुत सारी गलत हरकत कर रहा था, जैसे साध्वी के नाम पर पैसे लेना, लोगों से वो करना। तो साध्वी को ये सब चीज़ें पता चल गई थी, तो साध्वी ने उसे निकाल दिया था। निकालने के बाद उसने वो वीडियो वायरल किया और बाकायदा धमकी देने लगा, ब्लैकमेल करता था। साध्वी की जो कंप्लेंट थी, साध्वी ने वीडियो वायरल होने के बाद FIR भी करवाई चिराग जी, और वो ब्लैकमेल कर रहा था, 20 लाख रुपए मांग रहा था। साध्वी ने कंप्लेंट कराई। वो जोगिंदर जो था उनका, यहाँ जो वो पूरा काम देखता था पहले लाइट का और साउंड का, उसे अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, बाकायदा उसको कोर्ट में पेश भी किया गया और जेल भी किया। कुछ टाइम बाद वो बेल पे बाहर आ गया चालान देकर। अब इसको लेकर बहस छिड़ के कोर्ट ने भी ऑर्डर किया कि इस तरह की वीडियो, किसी की निजी वीडियो वायरल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है प्राइवेसी। आप प्रवेश वायरल करने वाले, और सबसे बड़ी बात है, आप कौन होते हो वायरल करने वाले, और आप चरित्र पर कैसे सवाल किसी को उठा रहे हो, अनटिल अनलेस कि वो जब दोनों इस बात को डिफेंड कर रहे हैं, उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा रिश्ता ही अलग है। आप लोग मतलब कोई इसको अलग नजरिए से कैसे देख सकता है? बिल्कुल चिराग जी, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर साध्वी खुद क्वेश्चन उठाती तब सवाल उठता, वो जो महिला थी उस रूम में वो क्वेश्चन उठाती तो सवाल उठता, वो जो उनके पिता हैं, जो माने हुए पिता, अगर वो सवाल उठाते तो फिर समझ में आता कि कुछ गड़बड़ है। तीनों कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हम इन दोनों के बीच में पिता और पुत्री का रिश्ता है। एक गेस्चर लोगों को ख़राब लग सकता है, उसमें वो जो उन्हें गोद में उठाते वो गेस्चर लोगों को ख़राब लग सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनइंटेंशनली होती हैं। कोई ये सोचकर अपने घर में नहीं रहता कि कोई कैमरा लगाए, कोई वीडियो में चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि उन्हें भी पता उनके घर में कैमरा लगा है, रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, मतलब अगर कोई बेटा अपनी बेटी को गोद में बिठाया है तो आप उसके गेस्चर को जज नहीं कर सकते। हाँ, कोई पिता अपने बच्चे को मार रहा है तो उसके गेस्चर को आप जज नहीं कर सकते, और हम कोई होते भी नहीं जज करने वाले। प्राइवेसी का हनन कहा जाता है इसको। अगर आप आर्टिकल में जाए और अगर आप किसी ने संविधान पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा कि किसी की प्राइवेसी का हनन है अगर इस तरह के उसकी निजी वीडियो को आपको अगर आप सोशल मीडिया पे वायरल करें। वैसे तो फिर किसी भी बच्चे के साथ, कोई माँ बाप अपने बेटे बच्चे के साथ सोया है तो उसकी वीडियो वायरल कर दो, हर चीज़ वायरल कर दो। निजी कमरे की वीडियो जो है वो वायरल नहीं होनी चाहिए, और उस पर कोर्ट ने भी रोक लगाई थी, जिसके बाद तो क्या प्रवेश, ये जो आपने जड़ बताई चीज की, ये 6 महीना बीत गया इस बात को, क्या वही लोग इसके पीछे हैं? क्योंकि पोस्ट बहुत, देखिए पोस्ट बहुत कुछ इशारा कर रही है। पोस्ट कह रही है कि मुझे अग्नि परीक्षा शायद तभी लोग मानेंगे, कई बार कहते हैं ना यार जब मैं मर जाऊंगा तभी शायद मानेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस चीज़ से आहत थी और लोग उन्हें जज कर रहे थे। सोशल मीडिया पर अभी भी बतेरी जगह वो वीडियो पड़ी थी, और वो वीडियो कहीं ना कहीं उन्हें आहत कर रही थी बार बार, और वो हर जगह से हटाई नहीं गई थी वीडियो, और जो कि इनका निजी वीडियो था। मुझे नहीं लगता किसी को वो वीडियो पोस्ट करना चाहिए था, बहुत लोगों ने वो वीडियो पोस्ट कर दी। अब चिराग जी, सवाल उठता है कि वो उस मेंटल स्थिति में थी या नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, और उनके बहुत सारे कथा जो है उसके बाद कैंसिल भी हुए थे। और ये जो लोग थे जो इसके पीछे थे, उनका एक ही वो था, उनकी एक ही कोशिश थी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आई, कि साध्वी के चरित्र को एक तरह से गिराना था, उनके चरित्र पर सवालिया निशान खड़े करने थे, जिसके बाद प्रवेश हमने इस तरह के केसेस में देखा है, जैसे मंदिर हो, ट्रस्ट हो, कुछ लोग अगर किसी को डिमीन करना चाहे तो वो इस तरह के ओछे आरोप लगाते हैं, ताकि इसके पीछे या तो पैसा होता है, क्योंकि ट्रस्ट जो है वो चल रहा है, वो बहुत उसमें ह्यूज मनी आ रही है दान के रूप में। क्या इसके पीछे ये कोई बात है, कोई ब्लैकमेलिंग का एंगल है? ब्लैकमेलिंग का तो एंगल है ना। जो कंप्लेंट थी, साध्वी ने जो कंप्लेंट दर्ज कराई थी, उस कंप्लेंट में उन्होंने बाकायदा लिखा था कि कृष्णा, जितेंद्र की बीबी, जितेंद्र और उसके साथ 2 साथी
जो हमारे यहाँ पहले कार्यरत थे उन लोग ने वीडियो जो है वो निकाली और उस वीडियो के क्लिप्स हमें भेजे और हम कहा कि तुम्हें 20 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे। जब साध्वी नहीं मानी, वो वीडियो के लिए पैसे नहीं दी। अगर साध्वी गलत होती तो वो पैसे दे देती और वो बोलती ठीक है भाई ले ले पैसे और कुछ। साध्वी बोली मैं गलत ही नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो आप मुझे धमका के क्या कर लोगे। और उन्होंने पैसे नहीं दिए, जिसके बाद उन्होंने वीडियो वायरल कर दी। वीडियो वायरल करती थी तो उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट किया और कंप्लेंट के बाद वो लोग जेल में भी गए, उनकी अरेस्टिंग हुई और बाकायदा बेल पर बाहर भी आ गए एक चालान देकर। लेकिन अब इसको लेकर उनके जो पिता, जो जिनके मुंह बोले पिता हैं, उनका क्या कहना है आप ये सुनिए। अपनी घड़ी में सब हमारा भगवान स्वरूप हो, सब अपनी विपता की घड़ी में जो मेरी इस दुख की घड़ी में जो यहाँ खड़े हैं, सब साधु जी को न्याय दिलाने के लिए, सब न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं, सब खड़े हैं। बोलो बोलो, उनकी रिपोर्ट लाओ, मेडिकल हर तरह की मीटिंग, जन्म से लेकर के ब्रह्मचारी तक की उनकी रिपोर्ट मेडिकल करवाओ, आप सब करवाओ, उनको न्याय दिलाओ। महाराज जी आपका मोबाइल कौन ले? वहाँ कुछ लोगों ने उत्पात किया, पुलिस वालों को भी उन्होंने परेशान किया, बहुत परेशान किया। पुलिस ने कहा आप अभी यहाँ से निकलने में फायदे गुरु जी, यहाँ से ये लड़के उलट करेंगे, बदनाम करेंगे, वो मजबूरी, ये समो, ये कंट्रोल नहीं होगे तो गुरु जी से कंट्रोल नहीं होगे। मैंने कहा यार संत आ रही, यार संत आवे, थोड़ा सा रुक जाओ, तो पुष्प इसको मैं आश्रम में लगा के तो पुष्प अर्पण कर दूं, बाकी तो मैं इसको कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी। महाराज कौन है जो आपको बदनाम करना चाह रहा है? कुछ भी, हाँ, वो कौन है जो बदनाम वो आस पास में रहने वाला है, पास में ही रहने वाले, पास में ही साधु संतों में बदनाम करने वाला बहुत बहुत। उन लोगों ने रिकॉर्ड, वो वीडियो भी अब डिलीट कर देंगे तो आप उन वीडियो में देख लेना कौन लोग के उत्पात कर रहे हैं। वो वीडियो अब सोशल मीडिया में आप उस वीडियो सोशल साइट से रिकॉर्ड कर लो, वो हटा देंगे, अब हटाएंगे, लेकिन आप वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड। साध्वी जी सुबह ठीक थे, फिर क्या हुआ जो उनको अस्पताल लेके जाना? अस्पताल लेके ही नहीं गए। अच्छा, क्या हुआ? घर पे नॉर्मल जुकाम था, अजमेर कथा करके रात को 1:30 बजे आए, 1:30 बजे अजमेर से कथा करके आए। सुबह उन्होंने अपनी आईडी से पोस्ट की, फिर 10-11 बजे एक और पोस्ट की, और 4:45 बजे और मीडिया हैंडल वाला करके बात पोस्ट के लिए की, और 5:20 पे उसने जिक्स लगते ही सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। अग्नि परीक्षा वाली वो पोस्ट वो मीडिया वाले मेरे हैंडल करने वाला वो करण 5:30 पे उन्होंने प्राण त्याग दिए। आईडी कौन हैंडल करते हैं आपके अलावा? एक में ये जो पोस्ट की थी मेरी गाड़ी में बैठ के ड्राइवर ने, मैंने करवाई वो पोस्ट मैंने करवाई, 2-2.5 घंटे बाद थी, आप देख लेना। 5:30 पे 5:29 पे उन्होंने प्राण त्याग दिया, और वो पोस्ट कितना बजी हुई आप देख लेना, वो पोस्ट कितना बजी हुई 9:28। हाँ, वो गाड़ी में बैठ के मैंने कराई। उनके अंतिम से पापा सीते तो मुझे नहीं मिला, पर जाने के बाद में तो मुझे उम्मीद है इस धरती की कि मुझे मिल जाएगा। आप सबको बोल देना, मेरे शब्द बोल देना, बाकी मेरा बाकी है, बाकी तो कुदरत ने जो मंजूर बोले मुझे मंजूर और क्या मेरे बस की बात नहीं है। मुझे सरकार से, आप सभी मेरे साथ में खड़े हैं, उन सब से मुझे उम्मीद है, मीडिया वालों से उम्मीद है, डॉक्टरों की टीम से उम्मीद है, आप जैसी मेडिकल करो, हर प्रकार की जन्म से लेकर के जो अंतिम सांस के सबकी मेडिकल रिकॉर्ड पर मैं जो केस है वो टेस्ट होता है, वो टेस्ट तक मैं साइन करने के लिए तैयार। जो उसकी मनोदस्ती का टेस्ट है वो भी करोगे, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। मानसिक मन की भावना को टेस्ट भी करना चाहते हो, मैं साइन कर दूँ, जाने के बाद उनको न्याय दिला देना, न्याय पूछे सत्ता न्याय दिला देना, सब मीडिया में न्याय दिला देना। आपरी बेटी। आपने सुना कि उन्होंने किस तरह से ये कहा कि जांच चल रही है मामले की, इंजेक्शन वाली बात उन्होंने कही, इस पर पुलिस की जांच लगातार जारी है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने एसीपी से बात की, उनका क्या कहना है आप ये सुनिए। ये साध्वी प्रेम बाईसा जो हैं, इनके पिताजी द्वारा बताया गया है कि कल इनकी तबीयत जब क्योंकि खराब थी, कोई इन्फेक्शन टाइप इनकी स्थिति थी, जिस पर इनके द्वारा प्राइवेट कंपाउंडर को घर पे ही बुलाया गया, इंजेक्शन लगाया गया, और बाद इंजेक्शन के इनकी तबीयत बिगड़ने लग गई, और उसके बाद इनको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल जब इनको ले जाया गया तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, जिस पर इनको MGH लाया गया। MGH मोर्चरी में शव को रखवाया गया है,
और अभी मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा है। बाद उसके मेडिकल बोर्ड द्वारा इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और तभी कोई स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी मैम, एक कोई पोस्ट भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, उसको लेकर कोई खास जानकारी पुलिस की ओर से जुटाई गई, कहाँ से हुई, क्या हुआ? जो ये सोशल मीडिया पे जो पोस्ट की आप बात कर रहे हैं, वो संभवतः एक जो इशू वो बता रहे हैं वो ये है कि मृत्यु 5 से 6 बजे के बीच में हो गई थी शायद, जैसा कि बताया जा रहा है, और वो पोस्ट जो है वो थोड़ा लेट आई, मृत्यु के बाद आई। तो इस चीज के ऊपर हम देख रहे हैं कि इनके सोशल मीडिया हैंडलर्स कौन कौन हैं, सोशल मीडिया अकाउंट किन किन के द्वारा एक्सेस किया जा सकता था। तो इस सब पे बहुत गहनता से जांच की जाएगी। तो आपने सुना कि एसीपी ने इस पूरे मुद्दे पर यह कहा कि इस मामले में इंजेक्शन दिया गया था, पोस्टमार्टम के बाद स्थिति साफ होगी। राजस्थान की राजनीति में भी इसको लेकर भूचाल आ गया है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री ने क्या कहा, सुनिए। जोधपुर में साध्वी प्रेमसा बाई की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ हैं राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम। सर, जिस तरह से मौत हुई है, लगातार लोग जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत और उस पर कई सवाल मीडिया ने भी खड़े किए, लोगों ने भी खड़े किए, लेकिन जो प्रथम दृष्टया मामला सामने आया है उसमें साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद उसको हॉस्पिटल लाया गया। अब इसमें जो मतांतर आ रहा है, परिवार कहता है कि गलत इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हुई है। हॉस्पिटल प्रशासन ये कहता है कि एक तबीयत खराब होने के कारण उसकी ब्रोन डेथ हुई है। उसकी पोस्टमार्टम हुआ है, परिवार की सहमति से हुआ है। हम सभी एंगलों से उसकी जांच करा रहे हैं। एक सोशल मीडिया अपनी अलग इन्वेस्टिगेशन जारी किए हुए है, वो अपने तरीके से तथ्य प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन हमने पुलिस को निर्देश दिए, चूँकि सनातन के प्रचार प्रसार में प्रेम बाईसा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उस इलाके में उनका मान और सम्मान जिस तरह से था, ये एक विषय है। लेकिन कोई भी आम आदमी के साथ भी कोई घटना दुर्घटना होती है तो हमारा स्पष्ट है कि न्याय सुनिश्चित हो। यदि अपराध कारित हुआ है तो निश्चित रूप से अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उस मामले का पूरा खुलासा हो। उस पर पुलिस हमारी काम कर रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद मैं निश्चित रूप से आपसे मुखातिब होऊंगा। ये उनकी मौत आश्रम में हो गई, अस्पताल में हुई है? ये दोनों अलग अलग तरह की बातें हैं। उनके परिवारजन कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में आने के बाद उसको गलत इंजेक्शन लगाया गया, वो उनका एक आरोप है। हॉस्पिटल प्रशासन कह रहा है कि उसकी डेथ हो चुकी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आनी है, तो जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी, हमने उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसकी टीम बना करके बिल्कुल फेयर जांच हो, जो भी दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अब पहले भी उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं वीडियो आने पर। अब देखिए, उनके जो आरोप हैं उन सारे आरोपों पर पीछे की कहानी क्या है, इसकी डेथ कैसे हुई है, इन सभी चीज़ों पर गहनता से हमारी पुलिस जांच करेगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उन पर विधि सम्मत हम कार्रवाई करेंगे। आपको विश्वास दिला सकते हैं। राज्य सरकार का कहना है कि अस्पताल और परिवार वालों का अलग अलग मत है, जिसकी जांच अभी जारी है। विस्तृत रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आएगी, उसके बाद ही पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। कह रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है जयपुर शहर में और लगातार लाउड स्पीकर बज रहे हैं। देखिए, बाल मुकुंदाचार्य जी हमारे सम्मानीय विधायक हैं और उन्होंने सदन में इस विषय को उठाया है और सदन में जैसे ही विषय आया तो हमने संबंधित उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि यंत्रों को संचालित करने के एसओपी बनी हुई है, नियमावली है, उसके अनुरूप हमको कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित रूप से हम एक समय निश्चित है कितने बजे तक हम लाउड स्पीकर बजा सकते हैं, क्योंकि लोगों की अमन चैन शांति भी हमारा कर्तव्य है और हमारी गतिविधियां भी संचालित रहें। इन दोनों को तारतम्य में बैठाते हुए नियमों में जो भी प्रावधान है उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे।
क्या अजान को लेकर भी उनकी आपत्ति है कि अजान जब होती है सुबह सुबह तो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, डिस्टर्ब होता है? देखिए, उनका ये आरोप है कि बच्चों की पढ़ाई के समय पर ध्वनि प्रदूषण नहीं हो। अब वो अजान हो या दूसरी चीजें हो, कोई भी हो, तो जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के प्रावधान जो भी हैं उनके तहत हमने कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। माननीय विधायक ने कोई विषय उठाया है सदन में तो सम्मानित विधायक हैं और उस इलाके में जांच करके जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो प्रवेश, हमने तीनों लोगों की जो है वो बाइट सुनी, उनके पिता की, पुलिस की, राजस्थान के गृह मंत्री की। अब इसको लेकर किस तरह की क्या पोस्टमार्टम? मैं चिराग जी कमेंट सेक्शन और बाकी जगह एक चीज़ देख रहा था, लोग लिख रहे थे कि अरे आप उनको क्यों क्लीन चिट दे रहे हो उनके चरित्र को लेकर। मैं बोल रहा हूँ यहाँ बात चरित्र की और उस वीडियो की नहीं है, बात यहाँ किसी की मौत हुई है तो बात उनकी मौत पर होना चाहिए, ना कि उस वीडियो पर। डिस्कशन का मुद्दा उनका उनकी जो मौत हुई है वो होना चाहिए। प्रवेश, एक चीज़ जो संशय पैदा कर रही है, जो ये इस दिशा में भी मामला हो सकता है बढ़ रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं उन्होंने खुद की जान ले ली हो, क्योंकि वो लिख रही हैं। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा आहत थी इन चीज़ों को लेकर। लेकिन ये सब चीज़ें चिराग जी अभी स्पेकुलेट नहीं कर सकते, मतलब अभी खुद का दिमाग लगा के सस्पेंस नहीं क्रिएट कर सकते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम वेट करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ें निकल कर सामने आएंगी उन तथ्यों को हम आप तक रखेंगे, क्योंकि अभी इस खबर में ज़बरदस्ती की चीज़ें ढूंढना भी मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी जैसे जैसे पोस्टमार्टम में। लेकिन हाँ, हम सवाल तो खड़ा करेंगे कि कंपाउंडर है। सीसीटीवी वाली बात जो बहुत अहम है कि आपने बताया आश्रम से सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी निकाल दिए गए थे, उसको लेकर वो जो घटनाक्रम हुआ था, जो जब वो वीडियो वायरल हुई थी उसके बाद से 6 महीने पहले। हाँ, और ये वीडियो 1 साल पुराना है। हाँ, 1 साल पुराना, तो 6 महीने से पहले 1 साल। बिल्कुल। और वो इसलिए हटाया गया कि क्या पता फिर कोई वीडियो वायरल कर दिया जाए और किसी तरह का लांछन लगा दिया जाए, उस वजह से वहाँ से सीसीटीवी फुटेज जो है हटा दिए गए थे आश्रम से। आश्रम की अगर मैं बात करूँ खासकर, और कहीं ना कहीं इसमें साध्वी की भी रजामंदी थी उस समय, क्योंकि साध्वी का ही वो आश्रम था तो उन्हीं की चलती थी वहाँ। ठीक है, ये आश्रम के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ, कौन ट्रस्टी था, इसका अध्यक्ष कौन था, जो कथावाचक थी उनका क्या एज ए रोल सिर्फ कथा वो रहती वहीं थी, उनका फाइनेंशियल किस तरह से सोर्स ऑफ इनकम क्या था एग्जैक्टली? यही हाँ, ट्रस्ट दान दक्षिणा जो ये है, वही जो कथा करने के भी कुछ पैसे होते हैं वो ट्रस्ट में जाते थे और उसी से चलता था। साधारण जीवन ही जी रही थी, मतलब ऐसा आप उनके रूम को अगर आप उनकी आप उनकी रूम के वीडियो देखेंगे तो एक नॉर्मल सा बेड था, नॉर्मल एनिमिटीज जो होती हैं वही, ऐसा बहुत नहीं कि बहुत लग्जरी लाइफ जी रही थी, बिल्कुल नहीं। स्कॉर्पियो गाड़ी थी, वो भी दान में मिली थी, स्कॉर्पियो गाड़ी में ट्रैवल करी थी। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कथावाचक है, अगर कोई टीचर है और अगर वो कुछ सिखा रहा है तो हाँ, काफ़ी सारे 6 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स थे इंस्टाग्राम पे, 6 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे, और भगवाधारी थी, भगवा वस्त्र पहन के रहती थी। हाँ बिल्कुल, मैं सनातन के लिए जिया, मैं सनातन के लिए मर रही हूँ, ये सब उन्होंने सब लिखा कि आखिरी दम तक सनातनी थी। और उन तमाम चीज़ों को लिखकर उन्होंने जो है पोस्ट किया। वो पोस्ट सोशल मीडिया किसने किया? क्योंकि आमतौर पर जितने भी साधु संत महात्मा होते हैं अपना सोशल मीडिया हैंडल नहीं करते, एक टीम होती है जो सोशल मीडिया। हाँ, ये भी कहा जा रहा है जुकाम में के बाद उनको इंजेक्शन लगाया गया, मतलब ये उनको गला खराब था, जुकाम था, इसके बाद फीवर भी था, उनकी हालत बिगड़ गई थी। क्योंकि अगर हालत नहीं बिगड़ी तो कोई इंजेक्शन नहीं लगाने देता खुद को। अगर मुझे खुद लग रहा है और मैं होश में हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हूँ तो मैं इंजेक्शन नहीं लूँगा। जब मुझे खुद भी लग रहा है हाँ मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तब मैं इंजेक्शन लगाने के लिए किसी को या तो ज़बरदस्ती से लगाया हो, वो पोस्टमार्टम में निकल जाएगा, किसी ने पता चला उनका हाथ पैर पकड़ के ज़बरदस्ती उन्हें इंजेक्शन दे दिया हो, इंजेक्शन घोंप दिया हो, क्योंकि इंजेक्शन लगाना और घोंपने में बहुत फ़र्क है। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ा सा संशय तो क्रिएट कर रही है कि एक ऐसा आदमी जिसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं हो, उसकी इस तरह से मौत हो जाना। चिराग जी ये भी नहीं पता ना मेडिकल हिस्ट्री है या नहीं है, वो कितको बीमार थी, उनका ब्लड टेस्ट आया या नहीं, रिपोर्ट आई कि नहीं, ये सब चीज़ उस बंद आश्रम के अंदर की चीज़ें हैं। आश्रम का दरवाजा अब खुल गया है, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। सवाल कई है, जैसे क्या इंजेक्शन से एलर्जिक रिएक्शन हुआ, क्या बिना ज़रूरी जाँच के दवा दी गई, या फिर मेडिकल लापरवाही का मामला है? सब चीज़ें हैं। मेडिकल लापरवाही का तो मामला सबसे पहले है, क्योंकि कंपाउंडर कोई कैसे इंजेक्शन दे सकता है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के? बिल्कुल नहीं दे सकता। वहीं दूसरी तरफ पता चला वो तक रखेंगे कि इमरजेंसी थी इसलिए हमने दे दिया, तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी? हॉस्पिटल वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। चिराग जी चलिए, इसको लेकर हम आगे भी वीडियो बनाएंगे, इस पर आपके रिएक्शंस जान लेते हैं कि क्या इस पर रिएक्शन आएंगे। लेकिन
कैमरे से आश्रम से कैमरे हटाना संदेह पैदा करता था, इस तरह की बात भी सामने आई थी और इसको लेकर प्रवेश ने काफ़ी चीज़ें क्लियर भी कर दी हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ इस मामले में सच जो है वो सामने आएगा। ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।